हम्म? अभी तो अपन दूसरी बात बंद कर रहा है, देखना आप। ये जो है ना सिक्का और वो दोनों का काम चल रहा है, अभी बंद करना है ना, ये थोड़ी देर में सिक्का लगना शुरू हो जाएगा। मैडम अपना सानिया तो कह रही थी कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ, पता नहीं ये 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 सर तो उनको कुछ हाँ जी ये प्रॉब्लम होगा, वरना वो तो क्लास मिस करने वाली सर है ही नहीं, ये नहीं। ठीक है, ये तो शिपा की जगह मैडम अपना नाम लिखें और रोल नंबर लिखें, आप सब लोग भी अपने नाम के साथ रोल नंबर लिखें, ताकि वो जब अटेंडेंस वाला मरना आता है तो फिर उसमें मसला होता है। आप सब अपने नाम के आगे ना अपना रोल नंबर जो भी है ये आप ये तो शिपा भी खत्म कर देते हैं वो काम। अच्छा जी, मैं फिर प्रीवियस आ जाता हूँ कि आपके थीसिस के जो थीसिस जो राइट करते हैं उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, दो मरतबा आपको जो है एक बाइंडिंग देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को, पहले टाइम आपको सिनॉप्सिस की फॉर्म में देनी पड़ती है, देन आपको थीसिस की फॉर्म में देनी पड़ती है। तो आज की जो लेक्चर है वो राइटिंग के मतलब है कि आपने थीसिस को कैसे राइट करना है। पहले जो डॉक्यूमेंट सिनॉप्सिस वाला डॉक्यूमेंट में आप आमतौर पे 4 चैप्टर देते हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का, लिटरेचर रिव्यू का, मेथोडोलॉजी का और इनिशियल रिजल्ट होता है। इनिशियल रिजल्ट इसलिए होता है ताकि आपको वाकई पता हो कि आपने क्या करना है। तो बाकी पता तभी चलता है जब आपने कुछ इनिशियल रिजल्ट लिए होते हैं, आपने अपना जो प्रैक्टिकल का इनिशियल जो टेस्ट बेड है वो तैयार किया होता है, उसके इनिशियल रिजल्ट लिए होते हैं। और थीसिस के अंदर जब थीसिस राइट करते हैं तो इन्हीं 4 चैप्टर को आप एनहांस करते हैं, फर्दर आप जो है चैप्टर 4 5 के अंदर आप अपना एक्सपेरिमेंट, अपना रिजल्ट और डिस्कशन वगैरह डालते हैं, और चैप्टर 6 के अंदर कंक्लूजन होता है। नॉर्मली जो है थीसिस पे जो है थ्रू आउट दी वर्ल्ड यही पैटर्न चलता है। ठीक है जी। अच्छा, अब है कि हर चैप्टर के अंदर आप किस चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है आपने बताना होता है व्हाट डिड यू डू एंड व्हाई, आपने क्या करना है और क्यों करना है, क्योंकि ये लाजम है, आपने जो काम भी करना है आपने उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि पहले क्या काम हुआ था, क्या रह गया है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आपने एक्सप्लेन करना है आपने क्या करना है और क्यों करना है। दूसरा चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का है, लिटरेचर रिव्यू में आपने बताना है कि अभी तक दूसरे लोगों ने क्या कर चुके हैं, व्हाट अदर रिसर्चर हैव डन। मेथोडोलॉजी में व्हाई डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट, कि आप इसको कैसे करेंगे, आपने जो भी इसमें टूल्स यूज करने हैं, जो भी आपने मीडियम यूज करना, रिसोर्सेज यूज करने का बताएंगे। देन आपके रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, व्हाट डिड यू फाइंड आउट, आपने इसमें से निकाला क्या है, यानी आपकी एक्सपेरिमेंटेशन से क्या रिजल्ट आप कंक्लूड करते हैं। दैट डिस्कशन कि व्हाट डू योर रिजल्ट मीन एंड व्हाट डू योर रिजल्ट मीन टू यू एंड व्हाई, कि आपने इसका क्या मतलब निकाला है और क्यों। ये ऐसे नहीं है कि आपने कहा कि ये मैंने कंक्लूड किया, उसकी फिर आपने जस्टिफिकेशन भी देनी है कि ये रिजल्ट ऐसे क्यों आया है। ठीक है, तो ये चीज़ डिस्कशन में आएगी, और दूसरों के रिजल्ट क्या आते हैं ये भी आएगी। कंक्लूजन में व्हाट न्यू नॉलेज हैव यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट, कि अभी तक नॉलेज कहाँ पे पहुंचा था, आपकी जो है कंट्रीब्यूशन से आ रही है, क्या एडिशन हुई है, वो आपने कंक्लूड करना है। जब ये इतनी सारी बातों का आप सही तौर पे जब लिखते हैं ना, तो हर एक की रिसर्च जो है सामने आ जाती है कि किसने क्या किया है।
तो अगर ये चीज़ आपको पहले पता होगा ना, तो फिर आपको आसानी होगी कि आपको भी पता चल जाएगा कि भाई मेरी रिसर्च सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही, क्या मैंने किसी बॉडी ऑफ नॉलेज में कुछ इजाफा किया या नहीं, या पुराने रिजल्ट्स को मैं जो है रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो बाज़ दफ़ा आपका एनालिसिस ऐसे एंगल से होता है कि वो आप चीज़ों की नई तशरीह कर रहे होते हैं, वो भी बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा होता है कि लोगों ने उस एंगल से उन रिजल्ट्स को नहीं सोचा होता जैसे आप बता रहे हैं। ठीक है जी। अब जो जनरल गाइडलाइन है कि हर चीज़ को ना हम 3 दफ़ा लिखते हैं। कैसे? व्हाट द थीसिस विल से, इंट्रोडक्शन में भी आप बताएँगे, फिर डिटेल ऑफ द वर्क बॉडी में भी बताएँगे, व्हाट द थीसिस सेड कंक्लूजन में भी बताएँगे। यानी एज ए होल थीसिस के अंदर इंट्रोडक्शन में बताएँगे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसकी डिटेल बॉडी में यानी चैप्टर 4-5 में आप सारा कुछ बताएँगे और कंक्लूजन में भी बताएँगे आपने क्या कहा। ठीक है? और हर चैप्टर और सेक्शन में भी आप क्या कर रहे होते हैं कि कोई एक सेक्शन आप लिख रहे हैं, उसमें आप हमें बताते हैं व्हाट दिस सेक्शन से, उसका सेक्शन का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि इस सेक्शन में हम ये करेंगे। फिर आप उसकी डिटेल बता रहे होते हैं कि ये ऐसे, ऐसे, ऐसे है। फिर आप जो उसकी उसको समरी में बताएँगे, उसी सेक्शन की समरी में बताएँगे कि जी हमने इस सेक्शन में ये काम। अच्छा, अब हर पैराग्राफ में कैसे, ये जो जनरल गाइडलाइन है ना, कि इससे और हर चीज़ को 3 मरतबा कहते हैं। एज़ ए होल थीसिस में भी 3 मरतबा कहा, हर चैप्टर में या हर सेक्शन में भी हम 3 मरतबा बताते हैं कि इस चैप्टर में, इस सेक्शन में हम ये बताएँगे, फिर उसकी डिटेल और एंड में कंक्लूड करते हैं। फिर हर पैराग्राफ में भी हम ये करें, ईच पैराग्राफ डिस्क्राइब ए सिंगल आइडिया, कि एक टॉपिक के मतलब हम बताते हैं कि हम फिर फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोड्यूस द आइडिया, ये आइडिया क्या है, लिंकिंग इट विद द प्रीवियस वन, इस आइडिया को हम पिछले पैराग्राफ के साथ लिंक करते हैं। फिर क्या कहते हैं, लास्ट सेंटेंस कंक्लूड द आइडिया, लिंकिंग इट विद द नेक्स्ट वन। अब जैसे हमारा थीसिस ना पैराग्राफ की शक्ल में होता है और ये पूरा थीसिस एक स्टोरी की शक्ल में होता है। जैसे आप स्टोरी सुनाते हैं ना, कभी भी ड्रामा देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, हमेशा क्या होता है, एक एक सीक्वेंस के साथ काम चल रहा होता है और हर हर पैराग्राफ में पिछले के साथ कनेक्टिविटी होती है और जो हर पैराग्राफ अगले के साथ भी कनेक्ट कर रहा होता है, ताकि ऐसे नहीं, अचानक नहीं लगे। कभी ऐसे होता है ड्रामा देख रहे होते हैं, नई किस्त देखते हैं, आपको अचानक लगता है कि बिल्कुल एक नया काम स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं होता। एक तसलसल के साथ काम चलता है, तो यही चीज़ थीसिस राइटिंग में भी होता है कि हर पैराग्राफ में आपने, हर पैराग्राफ प्रीवियस से भी लिंक हो रहा होता है और नेक्स्ट के साथ भी लिंक हो रहा होता है। ठीक है? बट इट इज़ नॉट रेपिटेशन, इसलिए इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ों को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन कहीं नहीं होती, बट लिंकिंग एंड रैशनल, इफ यू डू इट राइट द रीडर विल नॉट नोटिस एनी रेपिटेशन। अगर आप इसको अच्छे अंदाज से करते हैं, तो रीडर को फील नहीं होता कि चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी? अच्छा भाई, अब जो हमारी थीसिस की गाइडलाइन है जीसीएफ की, उसको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे, तो वो ये थी, आप लोगों के पास शायद होगी, जर्नल स्ट्रक्चर फॉर सिनॉप्सिस एंड थीसिस राइटिंग, यूआरएल भी तो लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ गाइडलाइन है, ये हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर थीसिस के अंदर लिखनी है, टेबल कैसे होंगे, फिगर्स कैसे होंगी, ये डिटेल है। और एज ए होल आपका क्या आएगा, टाइटल आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा, नीड ऑफ द प्रोजेक्ट आएगी। ठीक है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। ठीक है? मटेरियल एंड मेथड है, रेफरेंस है। ठीक है? ये सारी गाइडलाइन जो है, ये ऑनलाइन मौजूद है, इसका मैंने लिंक दिया है। ठीक है? और ये चीज़ आप लोगों की भी नज़र से गुजरी होगी। अच्छा, अब जो उसके अंदर है, नॉर्मली ये सारी चीज़ें ना सिर्फ थोड़ी बहुत हेडिंग के चेंज होने के साथ उसी तरह थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है वो डिस्कस होती है, जैसे टाइटल है, डेडिकेशन। ठीक है? हर एक का थोड़ा बहुत जो है वो माइनर सा चेंज होता है।
तो अब ये तो क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है, तो इसलिए इसमें फॉर्मेट में जो है ना वो सारी चीज़ें दी होंगी। ठीक है, तो अच्छा ये आप इसको भी आपकी नज़र में होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। अभी जो हम स्लाइड के अंदर, क्योंकि स्लाइड मैंने आपको बताया था कि ये वो स्लाइड है जो हम लोगों ने पढ़ी थी तो यूटीएम में, तो ये भी उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत हेडिंग का डिफरेंस होता है। ये इसलिए मैंने इसका लिंक दे दिया कि हमारा जीसीएफ के अंदर क्या चीज़ है, वो लिंक आप देख सकते हैं। इससे आगे जो है वो यूटीएम वाली चीज़ें ये इन जनरल जो है वो डिस्कस हो रही हैं, उनको हम देखते हैं। अब जो थीसिस की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, अब देखिए ये थीसिस, ये यूटीएम का फॉर्मेट है कि शुरू के सेक्शन के अंदर टाइटल आएगा, थीसिस की डिक्लेरेशन होगी, एक्नॉलेजमेंट होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब वो उनका इंग्लिश में अलग होता है, मलय में अलग होता है, ये उनका फॉर्मेट है अलग होता है। ये माइक बंद करते हैं तो माइक ऑन है। ये आप ये चेंज कर लो बच्चे, ये देखो यार, ये रोल नंबर लगाओ ना आप, ये क्यों गुलाम अब्बास का 104 रोल नंबर है। ये आप इसके साथ ये अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करिए। तो शिफा कुछ नहीं होता, मैं किसकी टैलेंट लगाऊंगा, तो शिफा की टैलेंट लगा दो। यहाँ पे आप अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे ताकि वो सर मेरा टैलेंट, 104 है सर। बस ठीक है आपने ये सही कर दिया, बाकी लोग भी किसी अस्सलाम के। वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलो नहीं, आप भी लगा लो। सर मैंने ना दो जगह पे कनेक्ट हुआ था, लैपटॉप पे और अच्छा, तो जी सर। तो दो जगह पे कनेक्ट होने से क्या ये अलग अलग आपकी आईडी आ रही है। ये यहाँ जी पे सर। असल में ना मैंने इसकी स्नैपचैट लगानी होती है एज अटेंडेंस, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका रोल नंबर साथ में लिखा होगा ना तो फिर वो सहूलत रहती है। अच्छा भाई, इसके बाद सर ये इस, अभी हाँ जो इसको, अगला सेशन है उसमें लिख देते हैं रोल नंबर। चले ठीक हो गया, कोई बात नहीं, किसी एक सेशन में कर देना। अच्छा, अब थीसिस में मैंने बताया कि प्रिलिमिनरी सेक्शन में टेबल ऑफ कंटेंट है, लिस्ट ऑफ टेबल है, फिगर है, ये लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन है, ये वो कुछ चीज़ें हमारी जो जीसीएफ की गाइडलाइन में बता रही होती हैं कि ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब मेन सेक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, डिज़ाइन रिजल्ट एंड डिस्कशन है, कंक्लूजन है, और सप्लीमेंट्री सेक्शन में रेफरेंस है और अपेंडिसेस है। ठीक है, ये मेन कंटेंट जो है हमारे पास थीसिस के अंदर होते हैं। अच्छा, टाइटल, टाइटल में कन्वे मैसेज, एब्स्ट्रैक्ट में फॉर दी लाइब्रेरियन। अच्छा, अब ये टाइटल के अंदर आपका पूरा रिसर्च होते हैं, टाइटल के अंदर जो भी आपने रिसर्च है ना, वो टाइटल को इस तरह से सेट करते हैं कि वो सारी रिसर्च को प्रेजेंट कर रहा होता है। एब्स्ट्रैक्ट किसके लिए होता है, फॉर दी लाइब्रेरियन, कंटेंट्स यूजिंग show the right things are there, acknowledgement get your supervisor on your side। ये जो है ना, ये क्या आप सुपरवाइजर को अपने साइड पे करने के लिए, इंट्रोडक्शन में से आई एम गोइंग टू लुक एट द फॉलोइंग थिंग्स, इंट्रोडक्शन में आप ही बता रहे थे कि मैं इन इन चीज़ों के ऊपर जो है काम कर रहा हूँ। रिव्यू ऑफ प्रीवियस ऑफ शो यू नो द सब्जेक्ट, आपको पता है कि मैं किसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और लोगों ने क्या किया है। मेथडोलॉजी में शो योर अप्रोच the problem in systematic way, description of the work, detail of other can follow what you did। अब मेथडोलॉजी में आपने कैसे किया और दूसरे लोगों को भी गाइड कर रहे होते हैं जिन्होंने फर्दर रिसर्च में काम करना है, तो भी हमने ये काम ऐसे किया था, आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे हुआ। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रिजल्ट शो यू नो इट्स लिमिटेशन, आपको पता है कि मैंने क्या कर लिया, इसमें क्या खामियां भी हैं, लिमिटेशन का भी पता होता है। फ्यूचर वर्क शो यू नो व्हाट्स मिसिंग, आपको ये भी पता है कि इसमें ये चीज़ नहीं रही। आमतौर पे जो स्कॉलर होता है ना, सबसे ज़्यादा नॉलेज उसी को होता है। इवन आपके एरिया का ही अगर सुपरवाइजर या एग्जामिनर भी हो तो भी जो स्कॉलर है उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है उस टॉपिक का।
क्योंकि वो स्पेशलाइज उस टॉपिक का होता है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर या सुपरवाइजर की स्पेशलाइज उसे ये का हो। तो इसलिए जब आपका वाइवा हो रहा होता है या जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप ये कॉन्फिडेंस रहे कि सबसे ज्यादा नॉलेज मुझे ही है। ठीक है, जब आपके पास ये आपका जो है कॉन्सेप्ट होगा ना, तो फिर आपको मसला नहीं होगा, फिर आप जो लोगों को सही तरीके से फेस कर पाएंगे। उसके बाद फ्यूचर वर्क में व्हाट मिसिंग आ गई अपेंडिसेस में, निटी गिटी डिटेल दैट वुड clutter your eloquent description can be named appendices। यानी वो चीजें जो जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये चीजें रीडर को पता हो, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है कि थीसिस के पार्ट्स के अंदर ही शामिल करें, तो फिर आप उसको अपेंडिक्स में दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉपीराइट डिक्लेरेशन एंड टाइटल, ये हमारे पास वो जो भी है जिस यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़े हैं उसके मुताबिक टाइटल में क्या होता है, ए वेरी कंडेंस समरी ऑफ थीसिस। कंडेंस समरी क्या है, ये सारी चीजों को जो है आपने कंडेंस की होती है। मस्ट कंटेन कीवर्ड ऑफ द वर्क, बिगन विद कीवर्ड इफ पॉसिबल, experiment with the number of working title before finalizing the title। आपने टाइटल को करते हुए दूसरे लोगों के टाइटल को भी देखना है, उन्होंने कैसे चीजों को कंडेंस किया है। ठीक है, टाइटल के अंदर हर चीज डिस्क्राइब की होती है जो आपने थीसिस के अंदर अपने सारे एरिया को कवर किया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कुछ वो बताया कि आपने कुछ वर्ड्स यूज करने हैं, कुछ नहीं यूज करने। थीसिस टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड स्नैपी डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ द थीसिस, नॉट मोर देन 15 वर्ड। 15 वर्ड से ज्यादा ना हो। ये हमारी गाइडलाइन में भी देख लेना कि उन्होंने कितनी लिमिट दी है। रिडंडेंट वर्ड सच एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ, a preliminary study of, a study of, analysis of, on the theory of, some toward must be wide। इस तरह के जो जनरलाइज रिडंडेंट वर्ड नहीं यूज करने। नो फार्मूला, नो सिंबल, नो आर्ट सबस्क्रिप्ट, ग्रीक लेटर और अदर नॉन अल्फाबेटिकल सिंबल, वर्ड सब्स्टिट्यूट शुड बी यूज इंस्टेंट। नो एक्रोनिम नहीं यूज करना इसमें, इसके अंदर कोई कॉलन सेमी कॉलन नहीं यूज करना। ठीक है, ये गाइडलाइन है टाइटल को सेट करते हुए। एब्स्ट्रैक्ट, द पार्ट ऑफ दिस इज दैट विल बी मोस्ट वाइडली पब्लिश्ड एंड रेड कॉमनली पब्लिश इन डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, आपने भी देखा होगा जब आपको कहा जाता है कि आप समरी लिख के लाए तो आप क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट उठा लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। जिसने भी कोई थीसिस पढ़ना है वो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है, तो उसको पता चल जाता है कि थीसिस में क्या है। ठीक है, और आमतौर पे जब पब्लिश किया जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट लाजमी पब्लिश किया जाता है, चाहे सारा थीसिस पब्लिश करे ना करे, एब्स्ट्रैक्ट लोड करते हैं। बेस्ट रिटर्न टुवर्ड्स द एंड, इट शुड बी डिस्टिलेशन ऑफ द थीसिस। डिस्टिलेशन क्या कहते हैं, अर्क नहीं कहते, किसको कहते हैं, अर्क होता है आपके थीसिस का। A concise description of problem address, your method of solving, your result and conclusion। अब इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम जिसको आपने एड्रेस किया है उसकी डिस्क्रिप्शन भी होती है और सॉल्विंग का मेथड भी होता है और रिजल्ट एंड कंक्लूजन भी होता है। मस्ट बी सेल्फ कंटेन्ड, यूजेस ए डोंट कंटेन रेफरेंस, व्हेन रेफरेंस इज नेसेसरी its detail should be included in text of the abstract। ठीक है, अगर ज़रूरी हो रेफरेंस देना तो फिर उसकी डिटेल इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट में। एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट एन इंट्रोडक्शन, इट इज रिज्यूमे ऑफ योर थीसिस। रिज्यूमे क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी को शो कर रहा था ना कि आप एक्चुअली हैं क्या। तो इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट जो है वो थीसिस का रिज्यूमे होता है।
ठीक है जी। अब एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए स्टेप्स हैं। पैराग्राफ 1, व्हाट इज द प्रॉब्लम, not more than 3 to 4 sentences telling the reader what the problem is in as simple English as possible। इस पे नहीं हम लोग नहीं जोर देते। जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी समझते हैं कि जितने मुश्किल अल्फाज ढूंढ के ला सकते हैं ना लेके आओ, ताकि अगले को पता ही ना चले क्या किया। ये नहीं करना आपने। देखो, अगर अगर एग्जामिनर को, रीडर को समझ नहीं आई ना, तो ना तो आपको किसी ने पेपर पढ़ना है, ना आपके थीसिस को एवेल्यूएट सही करना है। अगर उसको यही देखता रहेगा, हर लम्हे उसको यही है कि मैं डिक्शनरी देखूँ इसका क्या मतलब है, हर लम्हे यही है कि मैं डिक्शनरी देखूँ इसका क्या मतलब है। इसलिए जो बेस्ट है वो ये है कि आपका सिंपल इंग्लिश के अंदर हो, जितनी पॉसिबल सिंपलेस्ट हो सकती है वो हो। लंबे सेंटेंसेस ना हो, सादे सादे सेंटेंसेस हो, क्योंकि इसके अंदर आपने इमोशंस नहीं डालने। हमारा कौन सा इमोशन वाला काम नहीं है, हम कौन सा लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, हम तो साइंटिफिक काम कर रहे हैं ना। तो साइंटिफिक में इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। तो इमोशनल सेंटेंसेस या वो रंगीन किस्म के अल्फाज की जरूरत नहीं होती, सादे सादे अल्फाज, सादे सादे। पैराग्राफ 2 में व्हाई इज द प्रॉब्लम हार्ड, व्हाट हैज eluded एज इन सॉल्विंग इट, कि आपको इसमें क्या क्या मसाइल थे सॉल्व करने में। व्हाट डज द लिटरेचर से अबाउट द प्रॉब्लम, लिटरेचर इस प्रॉब्लम को क्या कहता है। एंड व्हाट आर द एब्स्ट्रैक्टल चैलेंजेस, व्हाई इट नॉट ट्रिवियल, कि इसको ये नॉन ट्रिवियल क्यों था, कि इसको सॉल्व करने की जरूरत पेश आई। ठीक है, प्रॉब्लम के मतलब जो है वो लिखना। क्योंकि जब तक आप अपने काम की वर्थ नहीं बनाएंगे, जैसे होता है ना, दुकानदार भी अपनी चीज को बेचता है ना, तो उसको सबसे पहले जो ना इम्पोर्टेंस बताता है कि ये चीज बड़ी अच्छी है। जब तक जो कस्टमर को ये ना लगे कि ये चीज अच्छी है, सब तक वो परचेज नहीं करता। तो यहाँ पे भी थीसिस में भी आप अपना जो है, आप अपनी रिसर्च बेच रहे होते हैं कि वो अगला जो है उसको माने कि हाँ यार ये मुश्किल काम था जो इसने किया। तो अगर वो समझे कि ये तो कुछ भी नहीं था, तो फिर वो आपको कहेगा नहीं भाई इसने कुछ कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। इसलिए आपने वो उस प्रॉब्लम को भी जो आपने सॉल्व की, जो उसमें प्रॉब्लम थी, जो लोग इसको प्रॉब्लम कहते थे, वो सारी बातें सेकंड पैराग्राफ में करनी है। फिर व्हाट इज योर अप्रोच टू सॉल्व इट, हाउ कम यू सॉल्व, आपने कैसे इसको सॉल्व किया। थिंक ऑफ दिस एज योर स्टार्टिंग आर, sit up and take notice, claim that your thesis will plan to prove or demonstrate। थीसिस के अंदर वो सारा है कि आपने इसको कैसे किया। फिर पैराग्राफ 4 में व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर अप्रोच, नाउ दैट यू हैव मेड मी सिट अप एंड टेक नोटिस, व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट डज योर अप्रोच रिजल्ट एनेबल। अब आपने इस अप्रोच को भी क्यों लिया, यानी जो आपने अडॉप्ट की इसी को क्यों किया, इसके क्या बेनिफिट थे, इससे हमने क्या रिजल्ट निकाले, जिसकी वजह से, इस अप्रोच ही की वजह से हमारे रिजल्ट निकल सके। यानी कोई भी काम करना है तो आपने उसकी जस्टिफिकेशन, रीजनिंग जरूर देनी है, ये मैंने क्यों इख्तियार की, इसके इख्तियार करने से क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी बातें आपकी जो है उसमें डिस्कस आएगी। ठीक है जी। बाद में आप लोग डिटेल से बोर तो नहीं हो जाते हैं? नो सर। बता देना, क्योंकि मैं तो इसलिए कहता हूँ कि चलो जो कुछ भी मुझे, जो मेरे नॉलेज में आपसे शेयर हो जाए, तो इसलिए ज़रा जो है वो जो कुछ डिटेल आती है, तो आपने देखा होगा हमारा लेक्चर भी ज़्यादा इतना कवर नहीं होता। नहीं सर, अच्छा है। एक मरतबा तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है, फिर उसके बाद जब आप जी करेंगे सर। तो वो चीज़ें। इसके बाद आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी फाउंड इन द एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज़ें ज़रूर आंसर कर रही हो एब्स्ट्रैक्ट में। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, व्हाई डिड यू डू इट, आपने ये क्यों किया, व्हाट क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू आंसर, कि इस रिसर्च में आप किन किन चीज़ों को आंसर किया गया। फिर हाउ डिड यू डू इट, आपने इसको कैसे किया, इसमें आपने मेथड अपना बताना है। व्हाट डिड यू लर्न, इसमें आपने क्या सीखा है,
इसके मेजर रिजल्ट आपने देने हैं। वाई डज इट मैटर, अब इसकी अफादियत क्या है। पॉइंट आउट एट लीस्ट वन सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशन। सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन, इस रिसर्च से किस कम्युनिटी को फायदा होगा, ठीक है जी। तो उसकी इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगी ये आपने बतानी है। तो एब्स्ट्रैक्ट में आइटम क्या हो गए, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, पर्पस, मेथड, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है। एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल, मोटिवेट रिसर्च और डिस्कशन, प्रोवाइड एसेंशियल बैकग्राउंड। अच्छा ये सेशन खत्म हुआ है, इसको मैं बंद करके ताकि इसकी एक वीडियो बन जाए फिर दूसरा स्टार्ट करें। ये हमारे पास लिमिटेशन है कि हम जो है ना वो इससे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते क्योंकि हमने कौन सा पैसे दिए। यूनिवर्सिटी जब परचेज करेगी उस वक्त तक हो सकता है लॉकडाउन ही खत्म हो जाए। चलें जी, इसके